कहानी की शुरुआत होती है एक क्लासरूम से जहाँ सभी लोग कांपने लगते हैं सिर्फ एक लड़के को छोड़ के जिसका नाम बाकी हानमा होता है। बाकी को दिखाया जाता है कि उसे काफ़ी चोटें लगी हुई हैं और वो क्लास में नींद में सो रहा होता है। कुछ गुंडे उससे मुकाबला करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसके सामने आते ही वो कांपने लगते हैं। बाकी चलते हुए उनके पास आता है और कहता है कि उसका टाइम वेस्ट होगा अगर वो उनसे लड़ेगा, और कहता है कि जब तक वह उसके पीछे नहीं आएंगे तब तक वह उन्हें कुछ नहीं कहेगा। तभी दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि एक छोटा सा बोना आदमी उनके स्कूल आता है जो कि टोकुगावा फैमिली का 11 जनरेशन का हेड होता है और अंडरग्राउंड एरिना का शासक है। वो स्ट्रीट फाइट को लेकर के काफ़ी गहरा सम्मान रखने वाला व्यक्ति है। अब उस बोने आदमी के द्वारा बाकी को स्कूल में बुलाया जाता है, जहाँ पर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल उसके तलवे चाटने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ रूम में बाकी की एंट्री होती है और टोकुगावा उसे चैंपियन बोल करके बुलाता है, लेकिन बाकी उससे पूछता है कि उसके आने का यहाँ पर क्या कारण है। तब टोकुगावा उसे बताता है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी जापान पहुंचने वाले हैं, और यह सुनते ही बाकी काफ़ी सीरियस हो जाता है। और हम देखते हैं दूसरे सीन में, तभी हम देखते हैं कि डोरन नाम के आदमी को यूएसए की जेल में फांसी दिलाने के लिए ले जाया जा रहा होता है। जब उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है तो वो सबको बताता है कि वह हारा नहीं, आज तक वो हार का स्वाद चखना चाहता है। तभी फांसी की प्रक्रिया शुरू होती है और कैदी को 10 मिनट तक लटकाया जाता है ताकि वो मर जाए। लेकिन जब उसे नीचे उतारा जाता है तो वह सभी चौंक जाते हैं और वो अचानक से आंखें खोलता है और सबको मार देता है। और वह अपनी हथकड़ियाँ तोड़कर वहाँ से जेल से भाग जाता है, लेकिन पीछे एक मैसेज छोड़ जाता है कि वो टोक्यो जा रहा है हार का स्वाद चखने के लिए। तभी दूसरे सीन में दिखाया जाता है स्कॉटलैंड की जेल में एक प्रिजनर को शॉक दे करके उसे मारने की प्रक्रिया करी जा रही है। उसका नाम डॉयल होता है। तभी उसे इलेक्ट्रिक शॉक से उसको मौत दी जाती है। जब लगता है कि वह मर गया तभी वह डॉक्टर जा करके उसे चेक करता है। तभी वो अचानक से अपनी चेयर को तोड़कर गार्ड्स को मार देता है और जेल से भागकर टोक्यो के लिए निकल जाता है। तभी तीसरे सीन में दिखाया जाता है कि एक और कैदी रशिया की जेल में 100 मीटर की खड़ी दीवार पर चढ़ता हुआ भाग निकलता है। उसका नाम सिकोर्स्की है और भागने के बाद रशिया के हीरो गारलैंड को मार देता है और वह भी जापान के लिए निकल जाता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक काउंसलर चौथे कैदी स्पैक से मिलने जाता है, और जब वह जेल के अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि चौथा कैदी जेल के अंदर नहीं है। तभी वह चौथा कैदी ऊपर से अचानक से अपना हाथ निकाल करके काउंसलर की गर्दन मसल देता है और वह ऐलान करता है कि वह भी जापान जा रहा है, और वह सबमरीन से निकलकर तैर के भाग जाता है। पांचवा कैदी अनागी एक कांच के प्रिजन में कैद है, जहां दो कैदी ये बात कर रहे होते हैं कि कैसे उसने 12 लोगों को अपने हाथों से आसानी से मार दिया, और बात कर रहे होते हैं कि जिस ग्लास में ये कैद है उसको रॉकेट से भी नहीं तोड़ा जा सकता। तभी अनागी अचानक से खड़ा होता है और वो ग्लास पे आके अपना हाथ रखता है और एक वैक्यूम प्रेशर से पूरे ग्लास को चकनाचूर कर देता है, और वहाँ के गार्ड्स को मारकर वो भी जापान के लिए रवाना हो जाता है। तभी सीन वापस शिफ्ट होता है। टोकुगावा बाकी को बताता है कि ये पांचों काफी हाईली स्किल्ड फाइटर्स हैं और वह सारे के सारे जापान बाकी से लड़ने के लिए आ रहे हैं, और ये फाइट अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट्स और क्रिमिनल मार्शल आर्ट्स के बीच में होने वाली है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहां एक पार्क में रॉबिन्सन को दिखाया जाता है जो कि एक किक बॉक्सिंग चैंपियन है, अपनी किक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी डॉयल उसको देखता है। डॉयल उसकी तरफ एक न्यूज़पेपर फेंकता है जिससे उसके मुंह पे कट लग जाता है। तभी रॉबिन्सन डॉयल का कॉलर पकड़ता है और वह देखता है कि उसकी 5 उंगलियां कट चुकी हैं, जो कि उसकी कॉलर में लगे ब्लेड्स की वजह से। तभी अचानक से डॉयल अटैक करता है। रॉबिन्सन की गर्दन कट जाती है उसकी कोने के लगे प्लेट से। अब जिन पुलिस को बाकी ने पहले डराया था उनके गैंग मेंबर्स बाकी से लड़ने के लिए कहते हैं। तभी उनमें से एक बाकी को पार्क में लड़ने के लिए बुलाता है। तभी बाकी उसकी चुनौती एक्सेप्ट करके आ जाता है और वह अपने हाथ में लगे प्लास्टर को अपनी मसल्स को फ्लेक्स करके ही तोड़ देता है। तभी एक आदमी बाकी की तरफ आता है हाथ में बड़ा हथियार लिए, और बाकी के डराने धमकाने से वह पूरी तरीके से डर जाता है। उसके अंदर खौफ की परछाई नजर आ रही होती है और वो बाकी गुंडों को भी उन्हीं की तरीके से सबक सिखा देता है। तभी यह सब देख करके एक आदमी अपनी गन निकाल लेता है और वो बाकी की तरफ शूट करने की पोजीशन में खड़ा हो जाता है। तभी अचानक से उसके पीछे वो कैदी स्पैक उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है और वह उसकी गन उससे ले करके अपने आप को ही गोली मार लेता है। यह दिखाना चाहता है कि यह गन उसके किसी काम की नहीं है। उसने यह सुना था कि इस दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी एक 17 साल का लड़का है जो कि टोक्यो में रहता है, और वह बाकी से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करता है। जैसे ही बाकी उसका हाथ पकड़ता है तभी वह बाकी अचानक से घबरा जाता है और वह देखता है कि वह एक नकली हाथ था।
और वह कैदी तेज तेज हंसने लगता है और वो बाकी पे एक जोरदार किक करता है और वह बाकी पे नॉन स्टॉप अटैक करता जाता है जब तक वहां पर पुलिस नहीं आ जाती। वह अपनी हथकड़ियों को तोड़ते हुए बाकी से कहता है कि आज सिर्फ उनका इंट्रोडक्शन था। फिर वह उसे बताता है कि वह जल्द ही मिलेंगे। फिर वह बाकी को एक जोरदार किक, जो कि गुड बाय किक होती है, वह मार करके चला जाता है। तब बाकी ध्यान देता है कि वह उसके फादर की तरह ही काफी पावरफुल है, जो कि उसके फादर दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी हैं, जो कि उसके फादर इतने काबिल हैं कि वह पूरी आर्मी को ही सिर्फ अपने हाथों से ही खत्म कर सकते हैं। बाकी इसी वजह से हमेशा ट्रेनिंग करता रहता है ताकि वह उसे हरा सके और अपनी मॉम का बदला ले सके। तभी दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि स्पेक वहां पर फैसला करता है कि वह कुछ टाइम जेल में ही आराम करेगा। जब चीफ ऑफिसर वॉशरूम जाता है तो वह देखता है कि स्पेक भी वहीं पर है। तभी वह उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बुरी तरीके से नाकाम हो जाता है। अब खाने पीने के बाद स्पेक अपने सेल में वापस चला जाता है। अब एक दूसरे डोजो में कात्सुमी ओरोची, जो कि फाउंडर है शिनशिकाई मिजोकी का, और कायो हिरेत्सु, जो कि चाइनीज कैंपो फाइट का मास्टर है, उनके सामने अचानक से डोरन आ जाता है और वह वहां पर कात्सुमी के फादर को ढूंढ रहा होता है। कात्सुमी सबसे पहले उससे अपने शूज उतारने के लिए कहता है। तभी कात्सुमी शूज उतारते हुए उसकी तरफ शूज फेंक देता है और तभी एक जोरदार किक उसे मारता है। तभी वो कात्सुमी को दोबारा से पकड़ता है और वह उसका गला दबाने की कोशिश करता है और कात्सुमी उसे किक मार के अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तभी डोरेन उसकी तरफ एक लकड़ी का टुकड़ा फेंकता है जो उसके गले में जा करके लगता है। तभी डोरेन वहां से जाने लगता है, लेकिन रेत्सु उसे रोक देता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन डोरेन अल्कोहल पीते हुए, और वह उन्हें कहता है कि वह दोबारा मिलेंगे एक प्रॉपर फाइट में, और वहां पर आग लगा करके गायब हो जाता है। और दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि बाकी अपना फिटनेस टेस्ट दे रहा होता है और वह इतनी तेजी से भागना शुरू करता है कि ग्राउंड में काफी बड़ा होल बन जाता है और लॉन्ग जंप में वो लाइन से भी बहुत ज्यादा दूर तक की जंप करता है और बाकी ने 15 पुलअप्स इतनी तेजी से करे कि कोई उसको देख भी नहीं पाया और सभी सोचने लगे कि उसने वो करे भी नहीं और वह बिना करे ही नीचे उतर गया। जब टीचर उसे दोबारा से करने को कहता है तो वह इतना ताकत से करता है कि वह बार को भी तोड़ देता है। टीचर उसे बताता है कि वह अगर ऐसा करेगा तो वह टेस्ट में फेल हो जाएगा, क्योंकि उसने 1500 मीटर की रेस के लिए जरा भी एक्सरसाइज सही से नहीं करी है। तभी बाकी एक शर्त रखता है कि अगर उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया तो बाकी को वह एक्सेप्ट करेंगे। तभी टीचर उसे बताता है कि अगर बाकी ने ऐसा कर दिया तो वह उसे परफेक्ट स्कोर देगा। तभी बाकी अपनी शर्ट उतारता है और सभी उसको देख करके सोचते हैं कि इसने ज़रूर कोई स्टेरॉइड्स लिए हैं। तभी बाकी भागना शुरू करता है और वो कुछ समय में ही सबसे आगे निकल जाता है। वो 400 और 800 मीटर का रिकॉर्ड भी आसानी से तोड़ देता है। तभी वह जैसे ही 1000 मीटर की लाइन पर पहुंचता है तो वह इमेजिन करता है कि उसने बहुत सारा भार अपनी पीठ पर उठा रखा है, जिसके कारण उसकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि बाकी ने हमेशा स्ट्रेंथ के लिए ट्रेनिंग करी, ना कि पावर के लिए। लेकिन वह टीचर उसे तभी भी पास कर देता है। तभी उसी रात कांजी टोकुगावा को अपने एक स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करता है, जो कि फॉरवर्ड जूडो वर्ल्ड चैंपियन है। वह इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है कि वह किसी भी जगह पर कैसी भी फाइट कर सकता है अगर कोई कहे कि रेडी टू गो। तभी सिकॉर्स के पीछे से आता है और कहता है रेडी गो। तभी वह नॉन स्टॉप अपने पंचेस उस पे मारता है और वह उसे नॉकआउट कर देता है। तब वह बताता है कि अगर किसी को भी फाइट शुरू करने के लिए कुछ कहना पड़े तो वह रियल फाइटर नहीं है। तभी बाहर कांजी सिकॉस्की पर अटैक करता है, लेकिन वह उसके द्वारा बुरी तरीके से पीट दिया जाता है। तभी टोकुगावा उसे अंडरग्राउंड एरिना में ले जाता है, जहां पर दूसरे बाकी 4 कैदी भी मौजूद होते हैं, लेकिन टोकुगावा ने उन्हें नहीं बुलाया था। लेकिन वह उस एरिना में भारी मात्रा में काफी खून व खराबा सूंघ करके आए थे। अब सारे कैदी यहाँ पर आने का अपना अपना कारण बताते हैं। टोकुगावा फैसला करता है कि वह इन सभी की विशेष को पूरा करेगा। तभी वह पिछले टूर्नामेंट के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स को वहां पर बुलाता है। टोकुगावा उन सभी को बताता है कि जो पिछला टूर्नामेंट था वो दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट था और उसका विनर बाकी है। बाकी के बाद दूसरे ये बाकी टॉप फाइटर्स हैं। टोकुगावा उन्हें बताता है कि ये 5 फाइटर्स उन कैदियों से लड़ने के लिए काफी काबिल हैं। सारे फाइटर्स राजी होते हैं कि वह रिंग में फाइट नहीं करेंगे और वह उनकी असल जिंदगी में एक दूसरे से फाइट करेंगे। मैं यह फैसला करते हैं कि कोई भी किसी से भी लड़ने के लिए किसी भी समय आ सकता है और उनकी लड़ाई के बीच में कोई किसी भी तरीके के कोई रूल्स नहीं होंगे। और इसी के साथ उनकी फाइट शुरू होती है। डापू डोरेन के साथ जाता है क्योंकि वह उसके साथ हिसाब बराबर करना चाहता था, जो कि उसने कात्सुमी के साथ किया, और रित्सु भी वहां पर डोरेन से लड़ने पहुंच जाता है। डापू अचानक से डोरेन के फेस पर एक जोरदार किक मारता है, लेकिन वह प्रिजनर डापू पे आग से अटैक कर देता है। लेकिन डापू अपने आप को आग से बचाने के लिए हैंड रोटेशन टेक्निक का यूज करता है, जिससे आग दूर हो जाती है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि कांजी सिकॉस्की के पास अपने 2 आदमियों को भेजता है ताकि वह उसका बदला ले सके। वह उसे बांधकर
अपने साथ डोजो ले जाते हैं। जब टापू अपना बचाव आग से कर रहा होता है तो डोरेन उसका हाथ एक पतली सी तार से काट देता है। टापू अपनी चोट को अंदर से प्रेशर डाल करके अपने खून को रोक देता है। तभी डोरेन उसे ऑफर देता है कि वह अपनी हार को स्वीकार कर ले, लेकिन टापू कहता है जब वह रोजाना अपने आप को ट्रेन कर रहा होता है कि उसकी उंगलियों को काफी तभी भी फ्रैक्चर आते थे। इस वजह से वह अपनी पूरी ताकत को कभी यूज ही नहीं कर पाया, लेकिन अब वह अपनी उंगलियों के बिना पूरी ताकत से उस पर हमला कर सकता है। तभी वह एक जानदार पंच उसके फेस पर मारता है और गायब हो जाता है। तभी डोजो में कांजी सिकोस्की पर काफी गोलियां चलाता है, लेकिन उन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं दिखता क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई होती है। सिकोस्की तभी कांजी के सारे आदमियों को पीट देता है। यह देख करके कांजी काफी डर जाता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है, पर सिकोस्की उस पर रहम नहीं खाता और वह उस पर अटैक कर देता है कि वह उस बात पर भड़का हुआ था कि यह कितना स्वार्थी है, जो कि यह सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है, ना ही अपने साथियों का बदला ले रहा है। और वह कांजी को बुरी तरीके से पीट कर वहां से चला जाता है। अब अगले दिन दिखाया जाता है कि बाकी काजुई के साथ डेट पर जा रहा होता है, जो कि उसके लैंडलॉर्ड की बेटी है। तभी उनके घूमते हुए कुछ आदमी उसको घेर लेते हैं और बाकी से उसके सारे पैसे मांगते हैं, लेकिन वह उन्हें घूर कर ही ऐसे डरा देता है। डेट के बाद रात को वह पार्क में वॉक कर रहे होते हैं, तभी वहां पर स्पैक आ जाता है और वह बाकी से लड़ने के लिए तैयार है। इसके आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। टारगेट और एम करते हैं 50 लाइक का, प्लीज जल्दी जल्दी करवा दो।